अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? चैप्टर में क्या कहता है? यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, पेज नंबर 29 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा, यानी कि मैंने नोट्स बनाए हैं इसके। कोशिश की है मैंने तकरीबन सिंपल और अटेम्प्टेड आंसर देने की, और पैटर्न मैंने कोशिश की आपको बता सकूँ कि आपने जो सा है किस तरह से आंसर जो से रिस्पॉन्स करने होते हैं एग्जामिनर को जो चेकिंग करे, ताकि वो आपको इजीली 2 मार्क्स गेन हो जाएं और उसको कोई मुश्किलात ना हो आपको 2 मार्क्स देते हुए। ठीक हो गया। और आपने इसी तरह से लिखते हुए आसानी से 2 मार्क्स गेन कर लेने, और मैंने कोशिश की है कि मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। ठीक हो गया। हमने काइनेमेटिक्स, सबसे पहले काइनेमेटिक्स के लिए हमें डिफाइन मैकेनिक्स, पहली डेफिनेशन बनती है हमारे पास, डिफाइन मैकेनिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इन विच वी डील, जिसमें हम पढ़ते हैं विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो मोशंस की हालत के अंदर होती है। ठीक है ना? जैसे मूविंग कार, मूविंग हैंड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो मोशन की हालत में, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा होगा उसकी जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास मैकेनिक्स में आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉल, मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, एनी ऑब्जेक्ट, मूविंग सीसा, झूले, कोई भी चीज़ जो आपकी इस यूनिवर्स में मूव कर रही है उसकी स्टडी जो करेंगे हमारे पास, वो मैकेनिक्स में आ जाएगी। बट कंडीशन क्या है हमारे पास? फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो जो मूविंग कर रही है ऑब्जेक्ट्स, वो फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना हो। फिजिकल फिनोमेना से यहाँ मुराद है जैसे कि वो, अगर मैं इसको सिंपल और सादा बेसिकली छोटे लेवल पे बात करूँ, इस लेवल पे, तो हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये आती है चीज़, ऐसी मोशन जो आपको दिखाई दे रही हो। ठीक है ना? उसको फिजिकल फिनोमेना आता है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? H2O2 C, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो मूव करते हैं। जैसे वाटर में हमने कोई भी शुगर ऐड कर दी, अब शुगर जो सी ऐड हो रही है उसमें मूविंग करके रिएक्ट कर रही है जो हमारे पास वाटर के साथ। अब देखिए वो क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट था, अब वो फिजिकल इफेक्ट उसमें शो नहीं हुआ। ठीक हो गया। ऐसा फिजिकल इफेक्ट जो हमारे पास, जो ऐसी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो फिजिकली इफेक्ट्स, यानी कि आपको दिखाई देने के लिहाज से ना रिस्पॉन्स कर रही हो, तो ऐसी इमोशंस को हम इसमें डील नहीं करते, इसमें नहीं पढ़ते। इसकी दो कैटेगरी हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक हो गया। अब आपके पास डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स है तो आपने कम अज कम ये डेफिनेशन करनी और इसकी दो टाइप्स ऐसे लिख देनी, और ये हमारे पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्टेड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के दरमियान क्या फ़र्क है? ठीक हो गया। काइनेमेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। हमने यही पढ़ा है कि काइनेमेटिक्स क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, टू टाइप्स है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिक्स in which we deal with the study of motion of objects without referring to the force। ऐसी मोशन हम डील करते हैं जिसमें हम फोर्स रेफर नहीं करते। फोर्स का यानी कि फोर्स अमल दरामद ना हो रही हो। स्पीड ऑफ द कार, कार की जो स्पीड है वो, उसमें कोई, यानी कि आपने कार को स्पीड दे रहे हैं, स्पीड से कार चल रही है, अब उसमें देखिए क्या फोर्स, वो गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है और चलती ही जा रही है, उसमें उसकी कोई फोर्स इफेक्ट नहीं कर रही होगी। देखो ना, जैसे हवाओं का चलना, अब उसमें कोई फोर्स, यानी कि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं हवा को चलाने के लिए। ठीक हो गया। Dynamics, it is a type of mechanics in which we deal with the study of the motion of the object without referring of force, with the referring of force, जिसको आपको काम करने के लिए फोर्स की जरूरत है। किसी चीज़ को रोकना, गाड़ी चल रही है उसको रोकना है, गाड़ी ठहरी हुई है उसको धक्का लगाना है। ठीक हो गया। तो ऐसी
चीज़ें जिसमें आपको फोर्स लगाकर काम करना पड़े, मूव करना पड़े, बॉडी को, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना पड़े, तो ऐसी मोशन को आप क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। हाउ फ्रिक्शन इफेक्ट कार मोशन, फ्रिक्शन कहते हैं जैसे कि टायर और रोड के दरमियान जो रगड़ है, यानी कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है ब्रेक अप्लाई करने से। अब टायर ने रोड के साथ फ्रिक्शन की वजह से अपनी यानी कि फोर्स लगाकर खुद को रोक लिया है, ठीक हो गया ना, फोर्स की मदद से रोक लिया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये था फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। या स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक हो गया। स्केलर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको इसमें से एक आ जाए तो आपने इतना लिख देना है। अगर आपके पास एक डेफिनेशन डिफाइन स्केलर आ जाए तो आपने स्केलर लिख देना, वेक्टर आ जाए तो वेक्टर लिख देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने, फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी क्वांटिटी दुनिया के अंदर जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि एग्रेशन, ठीक है, स्लीपिंग, सोना, वेकिंग, जागना वगैरह, और अग्रेशन, गुस्सा, खुशी, गम वगैरह, ये सारे के सारे स्केलर नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अब एग्जांपल क्या है स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास हमें डायरेक्शन नहीं देनी पड़ी थी ऑब्जेक्ट को, है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है ओनली। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ, या ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया है। अब ये देखिए, ये मेरे पास पेंसिल है, ये एक पेंसिल है। अब ये पेंसिल का मैग्नीट्यूड है। अब मैं इधर से इधर कर लूँ, अब पेंसिल का मैग्नीट्यूड इतना रह गया, अब पेंसिल का मैग्नीट्यूड इतना रह गया, ठीक हो गया ना। अब ये जो सा आता है, ये साइज जो सा है, इसको लेंथ कहते हैं, और ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है। अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव की है तो उसकी यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है। अब लेंथ है, लेंथ की मैग्नीट्यूड कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी, आप ये देखो पेंसिल की लेंथ है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। लेंथ एक मैग्नीट्यूड होती है ओनली, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शन बताने के लिए जो चीज़ होती है वो वेक्टर में चले जाते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नो डजंट। अब यहाँ हमारे पास किसी हद तक टाइम को 4 डायमेंशन कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया। स्पीड आ गई, स्पीड भी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आ गई फोर्स, वेट, एक्सलेरेशन, वेलोसिटी, ये होगी चार एग्जाम्पल। तो एक एक आपने एग्जाम्पल लिखनी है इसकी, ठीक है ना, पांच एग्जाम्पल, यानी 4 एग्जाम्पल अगर आपको शॉर्ट में आ जाए, ठीक है। अब 5 करने से मुराद है, पीछे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें उसने मांगी है इसकी 5 इसकी एग्जाम्पल, तो आपने इसमें 5 और 5 एग्जाम्पल इसकी ऐड कर लेनी है, तो आपकी ये 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल ली गई हैं, मे भी कुछ मिस हो गई हूँ। तो स्केलर क्वांटिटी आर डिस्टेंस, ये देखें, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर आर द स्केलर क्वांटिटी। अब ये वो क्वांटिटी है, तो ये मेरा रीड करने से मुराद है, ये चीज़ें वो एग्जाम्पल में भी दे देता है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल में लिख देता हूँ क्योंकि पूछ लेता है विच वन इज स्केलर क्वांटिटी, विच वन इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इस तरह से हमसे पूछ देता है। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 उसमें से अगर वेक्टर स्केलर का पूछा तो 3 वेक्टर होंगे, एक स्केलर होगा। अब डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, अब देखें 5 एग्जाम्पल देनी यहाँ मौजूद है, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी आ गई, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, ठीक हो गया। अब ये सारी की सारी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। मैंने भी आपको बताया था लेंथ पेंसिल की 5 मीटर है, 3 मीटर, 8 मीटर टोटल लेंथ आ गई। वेक्टर के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स को रीड कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्टेंस है, स्पीड से वेलोसिटी आ गई, एक्सलेरेशन आ गया, वेट आ गया, फोर्स आ गया, 1 2 3 4 5 5 एग्जांपल, वेट आ गया, एक्सलेरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखें फोर्स, वेट, एक्सलेरेशन, वेलोसिटी, और 5वीं एग्जांपल यहाँ डिस्प्लेसमेंट
आ सकता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 5 एग्जाम्पल ऐड हो गई हमारी। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.2। सॉरी 2.2 से पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट आ वेक्टर। यहाँ दो तरीके हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, नॉन ग्राफिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। यहाँ वेक्टर को कितने मेथड है रिप्रेजेंट करने के, दो तरीके हैं। ठीक है, अब पीछे एक्सरसाइज में वो कहता है हाउ वेक्टर ग्राफिकली इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नॉन ग्राफिकली शॉर्ट में पूछा जा सकता है हाउ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड नॉन ग्राफिकली, या हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, हाउ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉन ग्राफिकल और ग्राफिकल मेथड से। ठीक हो गया, अब नॉन ग्राफिकल मेथड में कैसे, जिसमें ग्राफ वगैरह ना बनाने पड़े, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन नॉन ग्राफिकल मेथड के अंदर अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर को जाहिर किया जाता है बाय बोल्ड, मोटा मोटा लिख देना। मोटा मोटा लिख देने से मुराद लेटर्स एज ए वी एफ एंड डी। इस तरह से मोटा मोटा लिख देने से, अगर लेट्स सपोज ए मैंने लिखा हुआ पेंसिल से, अगर आप मार्कर से लिख देते हैं तो वो मोटा आ जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम, बुक वाले मोस्टली ऐसा लिखते हैं, हम ऐसा नहीं लिखते। हम कैसे लिखते हैं, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एरो, छोटा सा एरो ओवर द लेटर, किसी भी लेटर के ऊपर एरो लगा दिया जाए तो अब वो वेक्टर हो जाएगी। अब ए है कोई भी क्वांटिटी तो वो वेक्टर बन गई, वी है कोई भी क्वांटिटी वो वेक्टर बन गई, एरो लग गया। एफ है कोई भी क्वांटिटी उसके ऊपर एरो लग गया, वेक्टर हो गई। डी है कोई भी क्वांटिटी उसके ऊपर एरो लग गया, वो वेक्टर हो जाएगी। ऊपर एरो नहीं आएगा तो वो स्केलर रहेगी, तो एरो नहीं आया स्केलर रहेगी, या फिर उसका बोल्ड होना जरूरी है। ठीक हो गया, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकता है, दे सकता है। हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, एक्सप्लेन इट। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है नॉन ग्राफिकल तरीका और एक है ग्राफिकल तरीका। नॉन ग्राफिकल तरीका के मैंने अंदर बता दिया। अब ग्राफिकल तरीके के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल तरीके को समझने से पहले हमें ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो देखना होगा। यहाँ वो बताता है कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्स डैश इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज द एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश इज द वर्टिकल लाइन दैट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। when two lines intersect with each other in such a way that one line cross other line, एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करें। इस तरह से जो फिगर, जो डायग्राम बनेंगे उसे कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये कार्टेशियन प्लेन, अब ग्राफिकल मेथड में हमें कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट ड्रा करना पड़ता है। अब वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, इसकी डिटेल आप जितनी मर्जी जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिख सकते हैं, यही आपके बुक में लिखा हुआ, आप इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे तो यही लिखा हुआ। अब जो पॉइंट जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट है वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट, द पॉइंट वियर टू लाइन पासिस इन कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब एक लाइन इस पॉइंट पे पासिस करेगी उसे ओरिजिन कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है, मैथ में ये डेफिनेशंस होती हैं, फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर लॉन्ग में आ रहा है तो आपने ग्राफिकली हेडिंग देनी है। लॉन्ग में तो ये सवाल खत्म हो जाएगा, ग्राफिकल हेडिंग देनी, ये चलता जाएगा। अब फिर आ जाएगा वेक्टर इज ड्रॉन ग्राफिकली, फिर वेक्टर इज ड्रॉन। अब ये देखें सवाल शुरू हुआ है यहाँ से, यहाँ, यहाँ और यहाँ तक इसका निकला है नताइज। ठीक हो गया, अब ये 1.5 पेज का, तकरीबन 2 पेज का, ये एक आधा और वो डायग्राम बन के 2 पेज का लॉन्ग बन जाएगा 4 नंबर का। ठीक हो गया, इसमें आपने हेडिंग अगर लॉन्ग में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ग्राफिकली कहना है, वेक्टर इज ड्रॉन कह देना है। अब ग्राफिकली, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। एक स्ट्रेट लाइन डायरो करनी है
विद एन एरो, एरो के साथ, एड वन एंड, वन एंड की तरफ, द लेंथ ऑफ द लाइन, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वाइल द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को जाहिर करता है एरो हेड। अब इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेड कर क्या दिया जाता है ग्राफिकली, ठीक है। अब यहाँ मैंने एन ई डब्ल्यू एस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखो इसको याद करने का तरीका होता है एन ई डब्ल्यू एस न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस न्यूज, न्यूज यानी न्यूज खबर, उसके स्पेलिंग से इसको याद करना इजी होता है। तो ये पोल ऐसे ही रहने चाहिए, ये किनारा अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इधर उधर हो गया तो आपकी ये डायग्राम कैंसिल हो जाएगी, एन ई डब्ल्यू एस न्यूज ऐसे। अब वेक्टर को ड्रॉ, अब देखें वेक्टर ग्राफिकली कैसे होता है और ड्रॉ कैसे किया जाता है, दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है देखें, हाउ अ वेक्टर इज ड्रॉन, अ वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट किया। अब ये ड्रा करने का तरीका, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। देखिए वहाँ क्या था, ग्राफिकली डिजाइन स्ट्रेट लाइन, एरो, एरो और टेल, हेड और टेल होती है उसमें, ठीक है। अब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को जाएगा। अब वेक्टर इज ड्रॉन कैसे, आपने अब बेसिकली सीखना है ड्रा कैसे किया था। अब वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से शुरू किया, ऑफ द रेफरेंस एक्सिस, किसी भी रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस या ओरिजिन, द डायरेक्शन इज एक्सिस टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन, जिस तरफ आपने डायरेक्शंस रखनी है, यानी अलोंग दैट वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड, दिस वर्ड, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में उसको ड्रा कर सकते हैं। तो एक्सिस टूवर्ड द गिवन डायरेक्शन, उस एक्सिस से आपने लेना और डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन यूजुअली गिवन बाय एन एंगल, और डायरेक्शन जो सी एंगल रेफरेंस एंगल से दी जाएगी जिसको थीटा कहते हैं, ठीक है। अब इधर भी मैंने एक डायग्राम बना दी थोड़ी सी डिफरेंट, एक्स एक्सिस यानी एक्स वाई के लिहाज से, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और एंगल 30 डिग्री, ये आपकी बुक में मौजूद है। ये वेलोसिटी ही ले ली, पीछे भी मैंने वेलोसिटी ली थी, आपकी बुक में फोर्स गिवन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर दो एग्जाम्पल रिजॉल्व की हुई हैं, उसमें ड्रा द वेलोसिटी वेक्टर वी आर वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल टू द ईस्ट टू नॉर्थ। अब ईस्ट टू नॉर्थ की तरफ जाना है आपने, ठीक हो गया। जी चलिए अब देखते हैं, हमने एंगल ईस्ट टू नॉर्थ की तरफ एंगल बनाना है। तो ड्रा आपने एन ई डब्ल्यू एस, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, ईस्ट टू नॉर्थ यानी कि अब डायरेक्शन जो सी है ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की, ईस्ट ऑफ द नॉर्थ यानी कि आपने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है आपकी, और आपकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल से। आपको ये कंस्ट्रक्शंस लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सवाल आ जाए, आपने सिर्फ और सिर्फ फिगर बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ तक आपका एरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें होगा हमारे पास 100, 200, 300, या 100 मीटर पर सेकंड, 200, 300 मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पॉइंट मैच हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे हमारे ग्राफ वाले आएंगे तो वहाँ बताऊंगा आपने ग्राफ कैसे प्रॉपर ड्रा करने हैं। सेकंड एग्जांपल है, ड्रा फोर्स वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन एंड एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल और 350 की आपने ड्रा कर देनी है। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 100 न्यूटन, तो हमारे पास 3 1 2 3 3 और 4 के बिटवीन ये लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आया था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ही बोर्ड ने ये सवाल दिया होता है। तो डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, a resultant vector is a single vector, a resultant vector
is a single vector that represent the combined effect of two or more vector। वो कहता है ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का एक ही नताइज शो करें, रिजल्टेंट नताइज को कहते हैं। अब देखिए अगर एक वेक्टर ये, यहाँ आपने ये एग्जांपल होगी हमारे पास, अगर ये वेक्टर ए हो 5 और बी हो 6, तो 5 जमा 6 आर क्या होता है नताइज का, 5 जमा 6 11, तो नताइज का वेक्टर क्या शो कर रहा है 11 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। तो हमारे पास वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन जिसमें एरो हेड बना हो, तो एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, अब इन दोनों को प्लस करना और नताइज का वेक्टर आर होता है। अब ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर इज आ सिंगल वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है डेट रिप्रेजेंट द कंबाइन इफेक्ट ऑफ, इन दोनों के कंबाइन करने जमा करने का जो सिंगल वेक्टर इनका इफेक्ट शो करे, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर 11 का है। अब दो वेक्टर का मजमुआ 2 का है 3 का 4 का, उनका रिजल्टेंट क्या है 11 है। टू और मोर वेक्टर का जो मजमुई इफेक्ट है वो एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा होता है। ठीक है, ये थी हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन। इसके बाद आती है हमारे पास डिफाइन हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है। अगर आ जाए अकेला डिफाइन हेड टू टेल रूल, तब भी आपको यही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। डिफाइन हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तब भी यही लिखना पड़ेगा। हेड टू टेल रूल होता क्या है असल में, ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड में हेड टू टेल रूल दिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, ठीक है। डिफाइन हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हेड टू टेल रूल है हमारे पास, head to tail rule is a graphical method for addition of vectors, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की एडिशन के लिए एक ग्राफिकल तरीका है फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे की जाएगी, ठीक हो गया। अब हेड टू टेल रूल क्या है, एक ग्राफिकल तरीका है वेक्टर को ऐड करने का। अब वेक्टर को कैसे ऐड किया जाएगा, ये एग्जांपल ही ले लें, ये ऊपर ही पड़ी हुई है, इसी को मैं दिखा, ये रिजल्टेंट वेक्टर ही हमारे पास हेड टू टेल के जरिए हमने ड्रा करते हैं, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, आपने फर्स्ट वेक्टर ए ड्रा कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर ए ड्रा कर दिया आपने। ड्रा द सेकंड वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, अब आपने सेकंड वेक्टर ड्रा करना। ड्रा अ वेक्टर, एक वेक्टर ड्रा कर दिया ए है हमारे पास। अब सेकंड वेक्टर ड्रा करना, देखें आप सेकंड वेक्टर ड्रा करने के लिए फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर बी की टेल को मिलाना होगा। फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल से ड्रा द सेकंड वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर ने स्टार्ट लेना है। अब कहता है ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड और लास्ट वेक्टर। अभी तो ये दो है ना, तीन भी हो सकते चार भी। अब वो कहता है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर की, ये पहला वेक्टर ए था, इसकी टेल से ड्रा किया। अब इसको मिला देना है हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर या दूसरे वेक्टर के हेड से। पहले वेक्टर की टेल से ड्रा करना है और आखिरी वेक्टर के हेड से जाके मिला देना आपने। जिस तरह की मर्जी फिगर हो जाए तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है, ठीक हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है और हेड टू टेल से रूल से हमने इसको रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा किया है। इसके बाद आया था, यहाँ बुक में भी लिखी हुई है डेफिनेशन टू ऐड द नंबर ऑफ वेक्टर रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसी को मैंने, इस डेफिनेशन को मैंने सिंपल और सादा वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया है। हेड टू टेल रूल होता क्या है और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक रेस्ट एंड मोशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। टॉपिक है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। राइट अ नोट ऑन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। छोटा सा लॉन्ग बन जाता है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग,
कंडीशन यही है, अपने इज कॉल्ड इट इज इन रेस्ट, तब ये कहा जाएगा ये रेस्ट की हालत के अंदर है। ठीक है, लेट्स सपोज कैसे आप कहेंगे कि ये रेस्ट की हालत के अंदर, आपके सामने बैठा हुआ पर्सन, आपके सामने बैठा हुआ पर्सन वो अगर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा तो वो रेस्ट की हालत के अंदर है। आप उसके रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, मोशन की पहले डेफिनेशन पढ़ गए। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली, लगातार अपनी तब्दीली पैदा करता रहे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, कॉल्ड इट इज इन मोशन, तो वो मोशन में कहलाएगी। फर्ज करें आप एक स्टॉप पर खड़े हैं, बस स्टॉप पे ले लें, स्टेशन स्टॉप पे ले लें, आप एक स्टॉप पे खड़े हैं। फर्ज कर लें आप एक स्टॉप पे खड़े हुए हैं, आपके सामने से बस गुजर रही है, बस में लेट्स सपोज 10 पैसेंजर बैठे हुए हैं, आप बाहर खड़े हुए हैं। आपके मुताबिक वो बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर वो बस मूव कर रही है, उसमें बैठे हुए शख्स भी उस बस के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपके रेफरेंस पॉइंट से वो बस और वो शख्स मूव कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी आपके रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से। इसके बाद आता है हमारे पास वो बस में बैठे हुए शख्स, 10 के 10 एक दूसरे के लिहाज से, आप, मैं, अदर पर्सन बस के अंदर बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के लिहाज से, आप मेरे लिहाज से, मैं आपके लिहाज से, या अदर पर्सन हमारे लिहाज से, वो सब के सब चेयर पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो, हम रेस्ट की हालत में हैं एक दूसरे के लिहाज से उस बस के अंदर। ठीक हो गया। अब इस तरह से आप इसको डिटेलिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अ पर्सन सिटिंग इन अ बस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन इन इट व्हाइल ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड। बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके मुताबिक आप बस के साथ साथ ही चलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक या मेरे साथ बैठे हुए शख्स के मुताबिक, हम एक दूसरे के मुताबिक क्या है, रेस्ट की हालत में हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये मोशन था, अब इसकी टाइप्स, रेस्ट एंड मोशन, अब आगे मोशन और उसकी टाइप्स आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी हमने पढ़ा मोशन, अब उसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है जी। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये शॉर्ट रहेगा तो आप रेस्ट एंड मोशन के अंदर, मोशन है ना, मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन भी उसी के अंदर आ सकता है, बट मेरे ख्याल से ये यहाँ से लेके रेस्ट एंड मोशन में, तो ये इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। आप एक आदि और एग्जांपल ले लें, ठीक हो गया ना। रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मूवर ऑब्जर्वर, आप बस स्टैंड पे एक शख्स खड़ा है और एक गाड़ी चलाने वाला उसके पास आ रहा है, तो जो गाड़ी चलाने वाला है जो उसके पास आ रहा है, तो वो गाड़ी में बैठे दो शख्स ले लें, अदर एनी टू मच एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, बट एक एग्जांपल से ही समझ आ जाता है। अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपको लगता है ये शॉर्ट है इसमें, तो आप इसके अंदर रेस्ट एंड मोशन में मोशन की कैटेगरी आगे बढ़ा सकते हैं। मोशन की कैटेगरी में आप इसके टाइप्स ऑफ मोशन में कोई सी भी दो बयान कर लें, एक बयान कर लें डिटेल से आगे। हाँ, ये अलग से सवाल बन जाता है, डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन, ऐसे बन सकता है। डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स बयान करें। ठीक हो, अब ये सवालों को नोट करते रहें, इन सवालों के मुताबिक ही आपके पेपर में सवाल आते हैं, एज इट इज ऐसे ही सवाल आता है। अब मैंने एक कैटेगरी में एक सवाल बना दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, डिफाइन मोशन, मोशन की डेफिनेशन लिख दें, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन हेडिंग देके देयर आर थ्री टाइप्स, आगे हेडिंग देनी टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, पहली आगे ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे आगे रोटेटरी मोशन, तीसरे आगे वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, ये मोशन की टाइप है, इन विच एवरी पार्टिकल, बॉडी का हर एक हिस्सा ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली, लगातार हिल रहा होता है, इन दी सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर बॉडी का हर एक हिस्सा चलता ही जा रहा होता है। जैसे ट्रेन सीधी लाइन में जाती जा रही है,
टॉय ट्रेन ले लें, वो उसी पटरी के ऊपर ट्रैवल करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार भी स्ट्रेट लाइन, सीधी अगर जा रही है, सीधी जा रही है रोड के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन वन वे डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ अ कार। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की भी, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। अगर तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, कौन सी? लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर एक सीधी लाइन, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के अंदर बॉडी जाती ही रहती है, जाती ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ ट्रेन, आ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से गिरती हुई नीचे चीज सीधी एक लाइन में ही सीधी नीचे आती है। अब देखिए वहां क्या था, एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, इधर उधर मूव किए बगैर एक सीधी लाइन के अंदर मूव करता है। अब यहाँ ये लीनियर है मोशन, ये भी ट्रांसलेटरी की टाइप है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन आ गई। आगे कैटेगरी आएगी रैंडम मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। वो टाइप थी मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप इसलिए लिखा था कि आपको ये याद रहे ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। और तीसरी सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच बॉडी मूव अलोंग इररेगुलर पाथ। पाथ, पाथ कहते हैं रास्ता जिसमें हमें चलकर जाना पड़ता, वो पाथ बेतरतीबा हो, वो पाथ इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मोशन ऑफ बी, रैंडम मोशन, मोशन ऑफ बी, मोशन ऑफ बॉडी इन इरेगुलर पाथ, जिगजैग लाइक मोशन, बेतरतीबी हरकत बॉडी की। ये हमारे पास रैंडम मोशन की तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। इसके बाद आती है सर्कुलर मोशन, एक ये भी टाइप ट्रांसलेटरी मोशन, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच, अब देखिए पैटर्न में बता रहा हूँ, ये देखिए ट्रांसलेटरी मोशन को मैंने हाईलाइट किया, ये मैंने पॉइंटर्स के साथ, पॉइंटर होता है ना पियानो का पॉइंटर, तो बारीक टिप वाला, उससे हेडिंग दे रहा हूँ। मार्कर से आपने मेन क्वेश्चन नंबर और उसका सेक्शन नंबर ये वो वगैरह मार्कर से लिख लें। इसके बाद ये वगैरह आप बारीक पॉइंटर से हेडिंग देख लें, खूबसूरत। यहाँ ये हेडिंग भी मार्कर से दें, ये अंदर हाईलाइटेड वर्ड जो आपने करने हैं उनको आप पॉइंटर से हाईलाइट कर लें, खूबसूरत लगता है आपका पेपर। इन विच आ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, एक बॉडी जो सर्कल के अंदर मूव करती रहे, अब सर्कल के अंदर भी यूनिफॉर्मली बॉडी मूव करती रहती है। एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फेरिस व्हील, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। आगे सेकंड टाइप आ गई मोशन की रोटेटरी। अब देखें तीन टाइप्स हमने कौन सी पढ़ी है ट्रांसलेटरी मोशन की, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन, ये आपको फिंगर टिप्स से याद होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये टाइप्स ऑफ मोशन है, तीन टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी, इट इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पॉइंट ऑफ आ बॉडी, पॉइंट हर एक पॉइंट, उसमें हर एक पार्टिकल्स था, इसमें हर एक पॉइंट मूव अराउंड आ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है, और एन एक्सिस, देन द मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, और एक्सिस के गिर्द, एक्सिस जैसे बाइक का पहिया, कार का पहिया, साइकिल का पहिया, व्हील जौन सा। मोशन ऑफ अ फैन, फैन में हमारे पास उसका सेंटर पॉइंट फिक्स्ड हुआ, उसके इर्द गिर्द पर ऐसे 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 घूमता रहेगा। उसने कहा फिक्स्ड पॉइंट और एन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द एक फिक्स्ड पॉइंट। मोशन ऑफ अ कार टायर, कार टायर, कार के टायर की मोशन, मोशन ऑफ अ कार टायर, ये भी हमारे पास रोटेटरी मोशन आती है। अब टू एंड फ्रो मोशन, अब इसमें एक एग्जांपल और आती है, आपकी बुक में डायग्राम बनी है, मोशन ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ फैन, ये सॉरी मैंने बता दी हुई, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ अ कार टॉय, वो ऐसे एक फिक्स पॉइंट के अंदर घूमती जा रही है, रोटेट करती रह रही है। मोशन ऑफ अ कार टायर, वो एक फिक्स पॉइंट पे दे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी,
अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक ये देखें, जैसे एक पेंडुलम होता है घड़ी का, ये देखें एक पेंडुलम होगा, ये मैंने फिक्स पकड़ लिया। अब ये चीज़ ऐसे 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 मूव करती रही, ये फिक्स पॉइंट है, इसके गिर्द ऐसे ऐसे टू रिपीट। अब फिक्स पॉइंट आप यह भी देखेंगे, फिक्स पोजीशन है, फिक्स पॉइंट है। अब ये फिक्स पोजीशन है इसकी, ये इसकी फिक्स पोजीशन है। पेंडुलम ले लेना घड़ी का। अब टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है, ये बॉडी इधर गई, थोड़ी देर बाद फिर अपने सेंटर पॉइंट पे आ गई, फिर ये इधर जाएगी, थोड़ी देर बाद सेंटर पॉइंट पे आ जाएगी। इसको कहते हैं टू, रिपीट करने के बाद फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल आती है हमारे पास, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। मोशन ऑफ अ पेंडुलम इसकी एग्जांपल है, और मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ स्विंग इसकी एग्जांपल आती है। ये था हमारा टॉपिक मोशन। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 2.4, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस करें। जी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस किया जा रहा है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। एक्चुअल पाथ आप देखें, लेट्स सपोज आपने अपने घर से कहीं ट्रैवल करना है, आप देखेंगे लेट्स सपोज आप किसी रोड पे, एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड है। अब आपने एक किसी भी मॉल या मार्ट पे जाना है, ठीक हो गया। आप इंटरचेंज हो सा, वो मॉल इस जगह पर है और ये रोड है आपका, आपको यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ रोड नहीं बना हुआ, रोड है यहाँ पर इस तरफ से, और इंटरचेंज है आगे से, यहाँ से आपको यहाँ से घूम के वापिस आकर यहाँ पर इस मॉल में जाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि आपका एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक है, और एक्चुअल पाथ आपका 2 मीटर ले लें, लेट्स सपोज, और ये हमारे पास 2 मीटर 1 मीटर, आधा मीटर और 1 मीटर, 2 3 4 4.5 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पहले आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का एक्चुअल डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है, आपका असल डेस्टिनेशन, जो रियल डेस्टिनेशन थी, जो असल मंजिले मकसूद था, जहां आपने जाना था, वो यहाँ से यहाँ तक, ए से बी यहाँ तक था। बट आप यहाँ से यहाँ नहीं ट्रैवल कर सकते, यहाँ से यहाँ कोई पाथ नहीं बना हुआ, रोड ही यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल करने के लिए बना हुआ है, ठीक हो गया। तो ये अब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप कम से कम आपको जो रास्ता अख्तियार करना पड़ता है उस डेस्टिनेशन के जाने के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। द फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। सिंबल क्या है इसका, सिंबल है जी, इट इज डिनोटेड बाय एस, इट इज डिनोटेड बाय डी, डी के ऊपर एरो आएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब ये देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक। अब एक्चुअल पाथ जो आपको यहाँ से यहाँ घूम के उस जगह पर जाना पड़ा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वो इधर से इधर से इधर से इधर से घूम के जाना पड़ा, तो ये हमारे पास डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया। और एक्चुअल पाथ जो सा था हमारे पास, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, वो हमारे पास क्या थी, डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और जो हमें पाथ अडॉप्ट करना पड़ा, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो आपने अडॉप्ट किया है पाथ, एक्चुअल पाथ जो असल पाथ बना हुआ है, जो रास्ता जिस पे आप चल के गए हैं, उस पाथ को कहता है डिस्टेंस है। और जो उसके और उस पॉइंट के, एक दो पॉइंट के दरमियान जो कम अज कम फासला बनता है, उस कम अज कम फासले को
आप कहते हैं जी ये डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इस पेज में हमारे पास एक एमसीक्यूज मौजूद है जी। आप डिस्टेंस का फार्मूला भी लिख सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला नहीं था इसलिए मैंने कंपैरेटिवली फार्मूला नहीं लिखा। डिस्टेंस का फार्मूला एस इज इक्वल टू द वी मल्टीप्लाई बाय टी, ये लिख सकते हैं। डिस्टेंस के अंदर एस क्या है, डिस्टेंस है, देखो। अब डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डी डायरेक्शन, वी वेलोसिटी, टी टाइम आ जाएगा। अब यहाँ इस पेज पे एमसीक्यूज है। डू यू नाउ डैट द फास्टेस्ट लैंड मेमल्स, जमीन पे भागने वाले मैमल्स, जानवर, एनिमल्स, मैमल जो भागते हैं टांगों के साथ। चीता, जो फास्टेस्ट मैमल है वो चीता है। एंड द फास्टेस्ट फिश सेल फिश है, हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। अब फास्टेस्ट मैमल चीता है, फास्टेस्ट फिश सेल, फास्टेस्ट फिश सेल फिश है। फास्ट और उनका कितनी स्पीड क्या है उनकी, 110 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड है। इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान क्या फर्क है ये आपने बयान करना है, ठीक हो गया। स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। The distance covered by a body in unit time is called speed. एक डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है एक यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर जो यूनिट टाइम उसको दे दिया जाए, यूनिट कहते हैं कहीं, एक टाइम जो उसको दे दिया जाए उसके अंदर जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है, ये बात आपने याद रखी। तो कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्टिव नहीं है वो उसकी स्पीड नहीं होती, ठीक है। मसलन एक पर्सन ये है और एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। इसने इन डेस्टिनेशन यानी डेस्टिनेशन सी और डेस्टिनेशन डी पे जाना है। अब कैसे पता चलेगा, पहले ए को भगाया हमने, भागकर कहा सी तक पहुंचे। अब वो ए सी तक पहुंच गया, बी भी डी तक पहुंच गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन पहले पहुंचा, एक भाग के गया और एक पैदल गया। अब हमें कैसे पता कौन पहले पहुंचा, दोनों के दोनों यहाँ खड़े। अब वो जो भाग के गया हम ये नहीं कह सकते, दोनों का टाइम देखेंगे, टाइम कितना लगाया इन्होंने जाने में, तब हमें पता लग जाएगा कि वो भाग के गया है कि वो चल कर गया है। उनकी दोनों की टाइम देख लिया जाएगा। तो velocity, the displacement covered by a body in unit time. Distance covered by, displacement covered by. It is a scalar quantity. It is a vector quantity. It is denoted by v. It is denoted by v arrow. ये vector quantity है v arrow और ये अकेली स्पीड है तो v से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसका फार्मूला v इज इक्वल टू s by d, इसका v एरो d एरो बाय t फार्मूला है। ये था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी के दरमियान क्या फर्क है। ये इस तरह से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंस बिटवीन के अंदर आ जाता है अक्सर ही एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटली हमारे पास अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दूसरे चैप्टर से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड। अब देखिए हमारे बुक के अंदर पेज नंबर 35 के अंदर उसने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में जिक्र किया है, बट प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है इसके अंदर। इसकी फिर डेफिनेशन मैंने जो देखी है वो ये है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट इन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक ख़ास लम्हे के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उस वक्त जो स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब मसलन हम अपने घर से ट्रैवल कर रहे हैं किसी अदर सिटी के लिए, लेट्स सपोज हम इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस्लामाबाद से पिंडी चढ़ने के लिए कोई भी रोड अगर घर से निकले यहाँ से यहाँ तक हमारी स्पीड जो सी होगी
जो भी आप रेफरेंस, यानी मैं कहूँगा इस जगह से इस जगह तक मैंने सबसे अच्छी स्पीड लगाई मेरा मीटर, क्योंकि मुझे ट्रैफिक नहीं मिली। तो इस जगह से इस जगह तक हम यहाँ से यहाँ तक टोटल जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसको रेफरेंस कर दिया, एक लम्हे के लिए कह दिया। अब इस जगह से इस जगह तक के लिए जो मैंने स्पीड लगाई, इस जगह पर लगाने वाली स्पीड को इंस्टेंटेनियस या खास लम्हे के लिए लगाई जाने वाली स्पीड कहते हैं इंस्टेंटेनियस speed. The speed of an object at a specific instant in time is called instantaneous speed. अब यही instantaneous velocity हो जाए, the velocity of an object at a specific instant in time is called instantaneous velocity. अब इसी तरह हमारे पास एवरेज स्पीड। अब देखिए मैंने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए बी सी। अब ए से बी के दरमियान जो मैंने स्पीड लगाई वो 20 थी। अब बी से सी लगाई, ट्रैफिक ज़्यादा थी, 10 थी। सी से जो डी लगाई वो मैंने 30 लगा दी। अब एवरेज स्पीड क्या थी मेरी? अब एवरेज आएगी 30 जमा 10 40, 40 जमा 60, 60 को मैंने डिवाइड किया 3 पर, तो 20, 60 को एवरेज निकालने के लिए तो 20 और भी फार्मूले होते हैं, 20 मेरी एवरेज स्पीड आ गई। टोटल डिस्टेंस मेरा 20 की स्पीड के लिहाज से हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एवरेज होती टोटल सम का डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ पाथ, डिवाइड कर देंगे उसमें। द स्पीड एट विच द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। वो टोटल टाइम पे डिवाइड कर दीजिए, वो पाथ हमने टाइम पे डिवाइड कर दीजिए, इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड मेजर फॉर द मेजर फॉर ऑल द डिस्टेंस कवर। जो तमाम डिस्टेंस उसने कवर किए ए बी सी डी के दरमियान, उन तमाम डिस्टेंस के लिए ये मेजर की जाती है। फार्मूला इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड डेल डिस्टेंस, यानी चेंज इन डिस्टेंस वो लम्हे का खास डिस्टेंस बाय खास को टाइम होता है जिसमें इसको फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने पीछे कर ली। डिफाइन वेलोसिटी आ जाए तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको लिखकर इसकी ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको 2 नंबर में। डिफाइन वेलोसिटी क्या है तो आपने ये सारी की सारी चीजें लिखनी है, छोड़नी नहीं, और आपने ऐसे ही लिखनी होंगी। सब की सब चीजें, कुछ भी आपने मिस नहीं करना, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म में हमारी बॉडी जो बिना वक्फे के चलती रहे चलती रहे चलती रहे और एक जैसी ही चलती रहे। ठीक हो गया ना, एक जैसी ही चलती रहे। जब वक्फा नहीं होगा स्पीड एक जैसी ही रहेगी। ठीक हो गया ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हम वक्फा यानी स्टॉप नहीं करते लेकिन स्लो हो जाते हैं, उसी को स्टॉप को उसको पॉज यानी वक्फा ही कहते हैं, हमने स्लो कर ली। ठीक हो गया। If the speed and direction of moving body does not change the velocity called the uniform। अगर डायरेक्शन और मूविंग बॉडी यानी जो गाड़ी बॉडी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, वो मूव करती रहे करती रहे करती रहे, उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो और वो मूव करती रहे करती रहे करती रहे, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड होता है इफ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ जी इफ द बॉडी इफ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम, दोनों में से एक, या स्पीड कम होगी या डायरेक्शन इधर उधर कर लिया, आप सीधे रोड पे जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म है, स्पीड भी आपकी सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते। अगर आप दोनों में से कुछ भी चेंज कर लेते हैं, स्पीड स्लो कर लेते हैं, आपकी डायरेक्शन इधर उधर हो जाती है। द वेलोसिटी कॉल्ड द यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं और इसको नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको
कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या एग्जांपल ली जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाएगी या एग्जांपल ली जाएगी। कांस्टेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कांस्टेंट स्पीड रहती है, कांस्टेंट डायरेक्शन रहती है, नो एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। इन विच वेलोसिटी एक्सेलरेशन नॉट इन्वॉल्व, यूनिफॉर्म के अंदर स्ट्रेट मूव करती रहेगी, एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन तब्दील होती है। चेंजिंग स्पीड, स्पीड चेंज हो जाती है, चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इसके अंदर होता है, जब चेंजिंग आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हैव एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिफाइन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे ही वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, डायरेक्शन में तब्दीली आई, स्पीड में तब्दीली आए, तो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय ए एरो, इट्स ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर -2 है। वहां ऐसे यूनिट वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला क्या, ए एरो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फाइनल वी एफ मीन डेट टू द फाइनल वेलोसिटी, वी आई मीन डेट टू द इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ये था डिफाइन एक्सेलरेशन। अब डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी भी आ सकता है। तो फिर हमारे पास यहाँ वेलोसिटी इधर चले जाएगी, एक्सेलरेशन की बात है यहाँ आ जाएगी। सारा का सारा आपने यहाँ ऐसे प्रिंट करते हैं ना, डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आप ऑटोमेटिकली इसका सवाल भी अगर मैं लिख देता तो सवाल का एडिशन ही होना था बस, ठीक है। पैटर्न में ये देखें, क्वांटिटी क्वांटिटी, सैंबल सैंबल, यूनिट यूनिट, फार्मूला फार्मूला। टेबल में बस आपने एडजस्ट करना है, क्वेश्चन आपको मैंने राइट कर दिया है। इसके बाद आती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म या डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉन्ग आ जाए तो आप इसी को एडजस्ट करके लिख दीजिएगा। वेलोसिटी पे आ जाए, वेलोसिटी की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पैराग्राफ बना दें आप, डिफरेंस की बजाय, ऐसे डिफरेंस की बजाय। फिर ऐसे डिफरेंस की बजाय इंस्टेंटेनियस एवरेज, इंस्टेंटेनियस के हेडिंग दी ऐसे नीचे लिख दिया, एवरेज के हेडिंग दी ऐसे नीचे लिख दिया, यूनिफॉर्म की हेडिंग दी ऐसे नीचे लिख दिया, नॉन यूनिफॉर्म की दी। अब देखें फिर आपका पेज कितना कवर हो जाता है। अगर वेलोसिटी के ऊपर नोट आ जाता है, एक्सेलरेशन पे नोट आ जाता है। अब एक्सेलरेशन का सवाल, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीजेस ओवर टाइम, हमेशा हर ड्यूरिंग सफर के दौरान, वक्त वक्तन वक्तन फवक्तन बढ़ती जा रही है। यानी कि पहले 5 किलोमीटर, यानी आप जैसे बाइक अभी स्टार्ट की है तो अभी 0 थी, 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 26, 30, 35, 40 ऐसे बढ़ती जा रही है, 60, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग होती जा रही है ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ। तो देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का होगा पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी वक्तन फवक्तन बढ़ती नहीं है, कम होती है, यानी और स्लो कर लेते हैं, आपकी 50 किलोमीटर, अब देखें जब 60, 70, 80, 90, 100 तक गए, अब आपको पीछे आना पड़ेगा। अब जब आप पीछे आते हैं, 80 पे वापस आते हैं, जो 100 से 80 पे आने के लिए आपने रेस को, वेलोसिटी को कम किया है, स्पीड को कम किया है, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपकी बाइक पीछे की तरह स्लो होना शुरू हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन भी चेंज होने, ठीक है ना। आपकी यानी कि गाड़ी आपकी पीछे पीछे की, यानी पीछे की तरफ उसने किया, यानी पीछे की तरफ होने से, यानी आपका फेस तो उस तरफ है लेकिन गाड़ी की स्पीड ने पीछे को होना चाहा। एक्सेलरेशन, आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को when an object velocity decreases over the time, then the acceleration called the negative acceleration, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। डिफाइन नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। डिफाइन रिटार्डेशन, डिफाइन डिसेलरेशन, डिफाइन नेगेटिव।
एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेशन। अब देखें पहला एक्सेशन, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेशन, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो आपने ये पैराग्राफ बनाने हैं, इस तरह डिफरेंस नहीं करना, पैराग्राफ की शक्ल में लिखने। इंस्टेंटेनियस, एवरेज, एक्सेलरेशन। अब देखिए मैंने हमने वेलोसिटी की थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है, उसमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तब्दील हो जाएगा। द एक्सेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, the acceleration of an object at a specific instant in time is called instantaneous acceleration, measured at a single point. The acceleration of an object at a specific instant, वही बात है, एक्सेशन वो खास लम्हे के लिए जो होगा। अब द सम ऑफ ये द एक्सेशन इन विच द चेंज इन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय change in velocity is divided by the time taken is called the average acceleration। यहाँ सिर्फ change in velocity is divided by measured for the specific time measured at a single point। अब ये specific time period के लिए उस during यानी कि मैंने 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी क्या वेलोसिटी रही, अब उसमें जितने भी वक्फे जितनी भी चेंजिंग आई वो सारा का मजमूई तौर पर टाइम पे डिवाइड कर दिया जाएगा। फार्मूला इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन डी वी ओवर डी टी। अब ये एवरेज एक्सेलरेशन डेल वी ओवर डेल टी। डी बी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवरऑल चेंज टू ऑल टाइम पीरियड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब ये खास एक छोटे वक्फे के लिए, ओवरऑल के लिए होता है ये डेल वी का सैंपल, ये डेल वी का, ये डेल्टा वी, ये डी डिफरेंशियल इसको कहते हैं, फर्क करने वाला। नेक्स्ट आ गया देखें, अब यहाँ पर ये किया वो आ गया हमारे पास नेक्स्ट एक्सेशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक खत्म हो रहा है 3 पेजेस, 1 2 3 पेजेस के अंदर ये सवाल आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग बन सकता है। राइट अ नोट ऑन एक्सेलरेशन। Difference between uniform and non-uniform acceleration. Uniform if the magnitude and direction of the moving body does not change। ठीक है ना, अब उसमें भी क्या था, वेलोसिटी और देखें इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन, इसमें क्या है इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वहां स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड कहते हैं मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब मेरा ये रास्ता कम नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, रास्ते में रुकना नहीं, यानी कोई भी मैंने इसमें कम नहीं करना रास्ता। If the magnitude and direction of the moving body does not change, then the acceleration called the uniform. The rate of change of velocity is constant. The rate of change of velocity क्या होती है? Rate of change of velocity is constant, यानी सेम रहती है, यानी कि अगर वेलोसिटी तब्दील होती है 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद तब्दील होती है, फिर 5 मिनट के बाद, ऐसी तब्दीली जो होती है यूनिफॉर्म होती है। If the magnitude or direction or both of them of the moving body change, then the एक्सेशन कहा था नॉन यूनिफॉर्म। इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज अगर तब्दील हो गई तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज होती रहती है सेम रेट में, इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होती रहेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, इसका कर्व ग्राफ होता है। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज एट वेरिएबल रेट, कभी भी बढ़ सकती है कभी भी कम हो सकती है, कोई भी नहीं, इसमें इंक्रीजिंग हो रही है तो इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज, इसमें कभी बढ़ रही कभी कम हो रही, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही, फिर कभी कम हो रही है, तो इस तरह का सिलसिला होता रहता है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। जी इसके बाद है हमारे पास डिफाइन
ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास ये न्यूमेरिकल मौजूद है। न्यूमेरिकल को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ इकट्ठे सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को मिलाकर। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस को मैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने ज़रा आगे से शॉर्ट बनाए थे, ये बाद में डील करते हैं। अब हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको जी यहाँ से जी आगे आता है डिफाइन ग्राफ। यहाँ पर है जी डिफाइन ग्राफ की डेफिनेशन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ग्राफ के बारे में समझाने से पहले उन्होंने ग्राफ की डेफिनेशन बताई। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व शो द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है। ये लिख लिया, ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व, सीधी लाइन की तरफ हो या कर्व लाइन की तरफ हो, विच शो द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान ये रिलेशन शो करता है। एग्जाम्पल, हाँ ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। ग्राफ कितनी वैल्यूज के दरमियान रिलेशन को शो करता है? दो वैल्यूज के दरमियान, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा है। अब डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रिलेशन क्या होता है? स्पीड होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता तो वेलोसिटी हो जाता। अगर यही स्पीड और टाइम होता तो एक्सलेरेशन हो जाता, या वेलोसिटी और टाइम होता तब भी एक्सलेरेशन हो जाता। ये ग्राफ, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है इन दो सिचुएशंस के ऊपर। आगे आता है डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक हो गया ना, एंड एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करना है। ये आपका ALP में इंक्लूड भी है। जो कटा हुआ है वो ग्रेडियंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये दो टॉपिक कैंसिल किए हैं ALP 2025 से 2026 तक, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल कैसा आ सकता है? डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड एक्सप्लेन इट फॉर स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के लिए इसको, स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए इसको एक्सप्लेन करें, ये कैसे आ सकता है? कर्व लाइन के लिए इसको डिफाइन करें, कर्व लाइन एक्सप्लेन इट फॉर दी कर्व लाइन। अब इसके बाद आता है तीसरी कैटेगरी आती है एक्सप्लेन इट फॉर नेगेटिव एक्सलेशन। नेगेटिव एक्सलेशन यानी मिला, यानी इसकी एक्सेशन गिरेगी, ठीक हो गया, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेन इट फॉर बॉडी इज एट रेस्ट के लिए, अगर बॉडी एक रेस्ट की हालत में हो। Define distance time graph. Distance time graph show the relation between distance s and the time t taken by the moving body. For example, let a car moving in a straight line. यहाँ आ गई straight line. अगर curve line हो जाए, let a car moving in a curve line. Record of the car by given below. मैंने रिकॉर्ड नोट किया, कोई भी आप रिकॉर्ड ले लें। 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस था, 1 टाइम यानी आफ्टर 1 सेकंड, कोई भी एग्जांपल ले लेनी है आपने, उसका जनरल ये डेटा ले लेना। आपके बुक में और लिया है, मैंने और ले लिया। 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या लिया गया है? 0 1 2 3 4 5 लिया। 0 डिस्टेंस, 1.2 डिस्टेंस, 2.4 डिस्टेंस, 3.6 डिस्टेंस, 4.8 डिस्टेंस, 6 डिस्टेंस, ठीक हो गया। यहाँ डिस्टेंस के दरमियान डिफरेंस जो है सेम रहता है, 0 से 1.2, 1.2 प्लस 1.2 2.4, 1.2 प्लस 3.6 4.8, ठीक हो गया। जी यहाँ पे मैंने ली है रैंडम वैल्यू 0 टाइम 1 2 3 4। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस के दरमियान सेम डिफरेंस है, टाइम के दरमियान भी सेम डिफरेंस है, और डिस्टेंस के दरमियान भी सेम डिस्टेंस है। 0 5 5 से 10, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस, सबका डिफरेंस 5। अब इसमें क्या है? आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अलोंग एक्स एक्सिस आपने टाइम ले लिया और अलोंग वाई एक्सिस आपने डिस्टेंस ले लिया। इधर आपने एक सेंटी यानी 1 सेंटीमीटर, जब आपने स्केल इधर रखना है तो आपने इधर 1 सेंटीमीटर का
पॉइंट ड्रा करना है। जैसे जैसे आपने इसको ड्रा करना है वैसे वैसे आपने इसको राइट करते रहें, जैसे आप मैथ में कंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्केल रखा। अब स्केल का इसके ऊपर डिस्टेंस देखें 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्चुअल 1 सेंटीमीटर है। फिर वहाँ 2 3 4 5। अब आपने पहले ये लाइन जो मैंने ड्रा की, पहले ये लाइन ड्रा करनी। अब एक्स एक्सिस के अलाउंग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ 1 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 5 डिस्टेंस 5 मीटर को शो कर रहा है। और यहाँ 1 एक्सिस 1 सेकंड को शो कर रहा है। 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड को शो कर रहा है। अब देखिए, जब ये आपने इसको इधर और इधर सामने मैच करते हुए डॉट लगाना है। सबसे पहले डॉट लगाना, फिर आपने यहाँ पर डॉट लगाना है, यहाँ और यहाँ पर मैच करते हुए लाइन नहीं लगानी आपने। ठीक हो गया। लाइन आपको कैसे पता, आप यहाँ से यहाँ ड्रा कर लें, फिर यहाँ से यहाँ ड्रा कर लें आप सीधी ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ कहीं भी ड्रा हो सकती है। बट ये देखें, यहाँ आपने पहले पॉइंट को मिलाना है, मिलाने के बाद आपने फिर लाइन ड्रॉ करनी है। अब इनको ज्वाइन कर देना है। अब ये कंस्ट्रक्शन है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ की, मैं लिखने लगा। एक्सप्लेनेशन मैंने ये ग्राफ कैसे बनाया, एक्सप्लेनेशन में आपने बताना है ये ग्राफ कैसे बना। टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस मैंने टाइम ले लिया। टेक डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने डिस्टेंस ले लिया। सिलेक्ट सुटेबल स्केल, मैंने स्केल पकड़ लिया, उसको सुटेबल 1 सेकंड, 1 सेकंड इज 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड 5 मीटर इज इक्वल टू द, मीटर में डिस्टेंस है, जिसमें किलोमीटर होगा तो किलोमीटर लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर लिख देंगे। ठीक हो गया। डिस्टेंस 5 मीटर इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस। मेक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब वैल्यू के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्केल के मुताबिक आप वैल्यू बनाए। प्लॉट ऑल द पेयर वैल्यू। अब पेयर वैल्यू ये इसकी स्केल बना दी है मैंने। मेक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्केल, स्केल के मुताबिक आपने वैल्यू ये बना दी और ये बना दी। अपलोड द पेयर्स, पेयर्स कहते हैं इसका और इसका पेयर है, इसका इसके साथ। पेयर पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट मैंने लगा दिए, पेयर वैल्यूज लगा दें। इसके बाद आती है हमारे पास जॉइन ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स। ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स को मैंने प्लॉट जो पॉइंट लगाए थे उनको ज्वाइन कर। देयर फायर आर स्ट्रेट लाइन कर्व बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस मोशन विद द यूनिफॉर्म। तो ये शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन थी। अब आपको ग्राफ क्या देता है, ड्रॉ द डिस्टेंस, डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ये क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है। डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ड्रॉ करें ग्राफ एंड एक्सप्लेन इट, और एक्सप्लेन करें इसे। सेकंड ग्राफ आ जाता है ड्रॉ द डिफाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर सर्टेन या कर्व्ड एक्सेलरेशन, कर्व्ड स्पीड, कर्व्ड स्पीड के लिए अकॉर्डिंग टू द चेंज हो जाते हैं। अगर यही यूनिफॉर्म स्पीड का, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर दूं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, सारी चीजें यही रहेंगी। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह आप जहाँ अलोंग कह रहे हैं जी एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया और टेक डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। और ये वेलोसिटी का, स्पीड का, स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो जाएगा। और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यही ग्राफ होगा। ठीक है। बस आपने सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर देना है। आपकी बुक के अंदर देखें, यहाँ जो ग्राफ बना हुआ है, पहला ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, अदर ग्राफ आप इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये देखें, यहाँ सारे पॉइंट आपने प्लॉट करने, प्लॉट करते हुए आपने इनको ज्वाइन कर देना। बस ये है कि आपका जो ये टेबल है इसके अकॉर्डिंग आपने लेना होता है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है, आपने ये छोटी वैल्यू लिया, बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ली है, 1 2 3 4 5 6 ही ली हुई है उसने। आप इससे मुख्तलिफ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 0 5 10 15। बट ये है कि पहली आपकी मिसिंग है,
पहली जब 0 थी तो 0 होगी, जब 1 थी तो 2.4। अब जब 1 थी यहाँ पे हमारे पास, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ थी, आपने तकरीबन यहाँ पर ग्राफ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ आप ज्वाइन करेंगे यहाँ। अब यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे, जब 2 थी 5 हुई, जब 3 थी 10 हो जानी चाहिए। यहाँ पॉइंट मिला दें आप, यहाँ 3 10 4 15, फिर इसको पॉइंट्स के साथ मिला दें और जो ग्राफ बनेगा वो आपका कर्व ग्राफ फॉर दी डिस्टेंस टाइम के लिए कर्व ग्राफ, जिसमें क्या होगी, स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक हो गया। अब स्पीड के लिए कर्व ग्राफ हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव ग्राफ, जिसमें आपकी स्पीड या डिस्टेंस, स्पीड कम होती जाएगी तो डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। ठीक है ना। वहां आपकी बॉडी पहले रेस्ट किया लगा, आपकी गाड़ी रेस्ट के हाल में, आपने कहीं ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए आपने एक शॉपिंग मॉल या आपने एक पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक को रोका है, गाड़ी को रोका है। जब आप उस गाड़ी से गाड़ी में स्टे करें या उतरे हुए हैं, तो आप उस वक्त आप स्टे हो चुके हैं। अब आपने कहना है, अब हमारा डिस्टेंस देखें, आप घर से निकलते हैं अदर सिटीज़ के लिए, आप जब तक मोटरवे नहीं चढ़ते तब तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम कवर हो जाता है। जैसे आप मोटरवे पे चढ़ते हैं, अब आप कहते हैं कि अब मेरा डिस्टेंस, अब मेरी स्पीड देखना, मैं कितनी जल्दी से ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लूँगा। अब उस वक्त जब स्टार्ट किया, जब आपने उसको नोट करना शुरू किया, पीछे भी आपका डिस्टेंस था, इसका मतलब आपका पीछे वाला डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, पीछे वाला डिस्टेंस भी था, बट आपने वहां से काउंट करना शुरू किया जहां से आपने देखा कि मेरी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने नोट करना शुरू किया, तो डिस्टेंस यहाँ 2 से उस वक्त टाइम 0 था, इसका मतलब ये डिस्टेंस 0 नहीं था। यहाँ से आपने काउंट करना शुरू किया, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस, फिर आपने कहा जी जब 2 सेकंड हुए तो मैं 3 मीटर ट्रैवल कर चुका था, इसका मतलब 1 मीटर ऑलरेडी ट्रैवल था। मैंने अब नोट करना शुरू किया, चलें जी यहाँ से नोट करते हैं, अब देखना मैं कितनी जल्दी। फिर उसके बाद ऐसे ही कर्व ट्रैवल हो जाएगा हमारा। 4 और 5 के दरमियान भी एक पॉइंट लगा दिया उसने, आपने उसके अकॉर्डिंग ही लेना है ना। यहाँ पे आप देखें 0 है तो 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 1 सेकंड में देखें, जहाँ 1 है वहाँ 2 है, 1 जहाँ ये 0 यहाँ 1 है, जहाँ ये 0 डिस्टेंस वहाँ टाइम 1 हो चुका हुआ है, टाइम गुजर चुका हुआ है, आप घर से ट्रैवल कर चुके हुए हैं आपका टाइम। बट आपने कहा अब यहाँ से जब टाइम ये है इधर से शुरू करो, अब टाइम 1 हो चुका है, यानी टाइम 2 बज चुके हैं। 2 बजे आपने मेरा मोटरवे से उस जगह पर जहाँ पे आपने जाना है इस्लामाबाद तक का ट्रैवल कितना हो चुका है, कितना टाइम लगेगा, आप वो देखें। अब देखना मुझे पीछे वाला टाइम हमें लग चुका है, पीछे वाला टाइम उसने कहा यहाँ 1 सेकंड लग चुके हैं यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा 1 सेकंड हो चुका है। अब आपने कहा है कि यानी कि आपको घर से मोटरवे तक जाने के लिए 1 घंटा लेट्स सपोज लग गया है। अब आपने कहा है अब यहाँ से मोटरवे ट्रैवल कितना लगेगा। अब मोटरवे ट्रैवल जानने के लिए आप कर्व ग्राफ, ये डिक्रीजिंग कर्व ग्राफ, यानी जिसके अंदर डिक्रीज कर रही है, इंटरवल टाइम डिक्रीज कर गया या डिस्टेंस डिक्रीज कर गया। अब यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज, टोटल डिस्टेंस ये तो नहीं है, ये भी था आपका घर से मोटरवे तक आने के लिए, आपने डिस्टेंस भी कम कर दिया और टाइम भी कम कर दिया, तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया हमारे पास। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिक्रीजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वहाँ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड टाइम ग्राफ आया था और यहाँ कर्व ग्राफ था। अब यहाँ डिक्रीजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया है ये भी कर्व। अब आपकी देखें चौथा ग्राफ है जिसमें आपकी बॉडी रेस्ट की हालत में मूव नहीं कर रही, बट जब आपने नोट करना शुरू किया उस वक्त से आप क्या कर रहे हैं, आपका टाइम कंटिन्यू होना शुरू हो गया। सपोज आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी को आपने जब नोट करना स्टार्ट किया 2 बजे से, आपने देखा 2 बजे की खड़ी है तो 3 बज चुके हैं, 2 से 3 की ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, लेकिन गाड़ी स्टिल खड़ी हुई है और टाइम गुजरता ही जा रहा है। जब से आपने उसको नोट करना शुरू किया उस वक्त से उसका टाइम शुरू हो जाएगा और टाइम चलता रहेगा, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी रेस्ट की हालत के अंदर ही रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ
कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए आ जाता है। जी नेक्स्ट है, थोड़ा सा ही हमारे पास रह गया है, ये हमारा ALP में कैंसिल हो गया है 2025 से 2026 के लिए, ठीक है ना, लेकिन मे भी आगे अगेन इंक्लूड हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बाद में आपको स्टडी कर दूंगा। हाँ यहाँ आ गया स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ एक सवाल ये भी है, फाइंड द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये वाला। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, देखिए मैंने अभी आपको बताया स्पीड टाइम ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है एक्सलेरेशन के लिए, सेम एज इट इज मैंने जैसे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा है सेम एज इट इज स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें मैंने कोई डिफरेंस नहीं रखा। स्पीड टाइम ग्राफ डेफिनेशन लिखी मैंने, a graph which show the relation between speed and time in moving body is called speed time graph. Let a car moving in a straight line का ही मैंने ले लिया, record of car are given below, सेम आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस था, यहाँ स्पीड आ गई वही 0 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, सेम एज इट इज आपने उसी की तरह ग्राफ ड्रा करना है, पॉइंट्स बेशक पॉइंट ले लें और इनको ज्वाइन, उधर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इधर हमने ज्वाइन कर लिया है। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन उधर और इधर क्या डिफरेंस आता है। टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, टेक स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, सर्कल सुटेबल स्केल 1 सेकंड बाय 1 सेकंड along the x axis and y axis along 5 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर। टेक द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्केल, प्लॉट ऑल द पेयर्स, कोई डिफरेंस नहीं है, जॉइन ऑल द पॉइंट्स with dotted lines, therefore a straight line graph between time and the speed represent motion with uniform acceleration। speed time graph acceleration को शो करता है, distance time graph स्पीड को शो करता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ आ स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी एक्सक्लूड हो गया हमारे लिए 2025 से 2026 के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है एक्सरसाइज में, prove that the area under the speed time graph is equal to the distance covered by an object, शो करना है हमने। ये एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल होता है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया ना, मैथमेटिकली एक दूसरे के बराबर आ जाता है। अप्रूव करना है, प्रूव करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, एक ले लें, दो ले लें, आपकी बुक में भी दो एग्जाम्पल्स मौजूद है, एक ये ग्राफ बना हुआ है देखें और एक ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद इन्होंने कंबाइन ग्राफ भी बनाया है। आपने एग्जाम्पल 1 ली, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, एक रेक्टेंगुलर फिगर ली, ये एक फिगर डायग्राम मैंने रेक्टेंगल बनाई, ठीक है ना, अलोंग एक्सिस टाइम है, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी है, ठीक हो गया। आपने कहा कैन बी फाउंड बाय रेक्टेंगुलर फिगर दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, रेक्टेंगुलर फिगर का कैन बी फाउंड बाय, रेक्टेंगुलर फिगर का कैन बी फाउंड बाय मालूम किया जा सकता है बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द, इसका स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर लें, कैलकुलेट कर लिया जाए तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, अगर हम उसके अंदर आने वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इंटरवल टाइम टी in area of the rectangle of the side T and V. The area under the graph for time, the area under the graph for time, टाइम के लिए, यानी कि आपका जो एरिया है किस लम्हे के लिए, कितना एरिया था किस लम्हे
टी इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो एरिया होता है जिसकी साइड टी एंड वेलोसिटी v होती है, जिसकी एक साइड टाइम होती है और इसकी एक साइड वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एरिया स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ ले लें, अंडर द ग्राफ और द टाइम। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द टाइम, ये इसकी लेंथ है, ये टाइम के बराबर है हमारे पास। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द वेलोसिटी, इसकी ब्रेथ वेलोसिटी है, इसकी लेंथ टाइम है। अब हमें पता है मैथमेटिकली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है। लेंथ इसकी क्या है, लेंथ इक्वल टू द टाइम के और ब्रेथ इसकी वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक हो गया। अब v मल्टीप्लाई बाय टी मैथमेटिकली आ गया, a इज इक्वल टू द v मल्टीप्लाई बाय टी, इसकी डायग्राम मैंने बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 में क्या कहता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब ट्रायंगल के अंदर देखें, ये टाइम को शो करिए एक लाइन और एक वेलोसिटी को शो कर रही है। ठीक हो गया। बट यहाँ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। ठीक हो गया। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ट्रायंगल फिगर कैन बी फाउंड। अब देखें एक पैराग्राफ आप याद कर लें, कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग the area under the speed time graph, the area under the speed time graph for time interval, यहाँ भी आ जाएगा the area under the speed time graph for time interval, speed time graph for time interval t is the area of a triangle side जिसकी side t and velocity v and speed v है। The base of a triangle is equal to the time and the perpendicular is equal to the perpendicular कहते हैं ये वाली height, perpendicular height, perpendicular length is equal to the v, ये v के इक्वल है। ठीक हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ब्रेथ हमारे पास आई, ब्रेथ यहाँ मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, परपेंडिकुलर को हाइट कहते हैं और बेस उसकी ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ होगी ये हाइट होगी। ठीक हो गया। अब ब्रेथ हमारे पास t मल्टीप्लाई बाई यानी v मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू द 1/2 v मल्टीप्लाई बाई t हो गया। अब यहाँ क्या आ गया, ये डायग्राम बनेगी, एरिया 1/2 v मल्टीप्लाई बाई t, ये वेलोसिटी को शो करती है और ये टाइम को शो करी है और ये भी वेलोसिटी, आपने ऐसे ही डायग्राम बनानी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दी स्पीड टाइम ग्राफ शो दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द। अब दीज स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो दो स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, ये जाहिर कर रहे हैं एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस जितना भी इसने डिस्टेंस कवर किया बाय एन ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट और आई थिंक सो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आता है। अब इसका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बना हुआ है, फ्री फॉल एक्सप्रेशन, फ्री फॉलिंग एक्सप्रेशन, फ्री फॉल एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है। हाँ तो ये सेशन में आता नहीं है, लेकिन अगर अंदर कह दिया तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2.7, how equation of motion can be applied to the bodies moving under the action of gravity, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्री फॉल एक्सेशन, हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आया ग्रेविटेशनल एक्शन, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग gravitation acceleration freely under the action of gravity of the earth, acceleration acting on it is the gravitation acceleration। वो कहता है जब एक चीज आसमान से नीचे गिरा दी जाए, ऊंचाई से नीचे गिराई जाए, जब नीचे गिराई जाएगी वो आज़ादाना नीचे आएगी, जब आज़ादाना नीचे आएगी उसके अंदर जो एनवायरमेंटल एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, इट्स वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट फॉर कन्वेनियंस, बेहतरी के लिए, प्रॉपर आंसर के लिए वो यूज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 की बजाय
10 फीट पर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अंडर ग्रेविटी पे? द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन भी यही था, इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन g. So the three equation of motion can be applied to the motion of such bodies and it can, और इसे हम and it can be written as, लिखा जा सकता है Vf is equal to the Vi plus Gt, H is equal to the Vit plus 1 over 2 Gt square, 2Gh is equal to the Vf square minus Vi square. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास। की पॉइंट्स क्या है, इसकी असम्पशंस क्या है, इसके कुछ की पॉइंट्स है वो आपने मद्देनजर रखने इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के की पॉइंट्स हैं। अब उसने यही सवाल कहा था इन हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे ऐसे इसके की पॉइंट्स है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन जीरो। ये बातें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसको भूलना नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हमारे, ठीक है ना। अगर एक चीज़ हवा से, ये देखें यहाँ से मैं ऊंचाई से एक चीज़ नीचे फेंकता हूँ, अब जब मैंने यहाँ पर पकड़ी हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस जगह पर ऊंचाई में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बट इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, अमल कर रहा होगा, ठीक है। The gravitational acceleration g will be taken positive in the downward, जब नीचे की तरफ जा रहा होगा इसका gravitational acceleration will be taken positive. All other quantity will also be taken positive, और इसके अंदर तमाम की तमाम दूसरी क्वांटिटी भी इसका एक्सेलेरेशन यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, इसका टाइम भी पॉजिटिव होगा, will also be taken as positive in the downward direction. तो क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी कोई क्वांटिटी है यानी वेलोसिटी कम हुई है जो भी है यानी डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव ले, द एक्सेलरेशन विल बी टेकन नेगेटिव इफ अ बॉडी इज थ्रोन। अब ये बॉडी नीचे पड़ी हुई है, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, अगर ऊपर की तरफ जब मैं फेंकूंगा इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। वैल्यू अगेंस्ट ग्रेविटी कोई चीज जा रही है ऊपर की तरफ तो उसकी वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, जी वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, नेगेटिव यानी -9.8 यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड द फाइनल वेलोसिटी वीएफ विल बी जीरो। जब ऊपर से नीचे आती है चीज तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो आती है इस वक्त। अब जब कोई नीचे से ऊपर जाएगी यहाँ पर आ जाएगी यानी एक खास हद तक, तब उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी यानी विल बी जीरो, जीरो हो जाएगी, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास 5 की पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा फ्रीली फाइलिंग एक्सेशन का इंक्लूड है। हाँ, अब इस तरह से इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन के आ सकते हैं। जी हाँ, अब इसमें से हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बन के आ सकते हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ सकता है। अब मैंने एक और तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की, आप ये डेफिनेशन उस लॉन्ग में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली डेफिनेशन ये थोड़ी सी इजी लिखी हुई है, आपकी एक्यूरेट होगी, इसमें कुछ भी आपकी मिस्टेक के चांसेस नहीं होगा। अगर डेफिनेशन आ जाए डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फाइलिंग बॉडीज, एक्सेलरेशन फ्रीली फाइलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आज़ादाना गिरती हुई चीज़ का जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इसको डिनोटेड बाय जी, जी से प्रेजेंट करते हैं। इट्स एक्चुअल वैल्यू 9.8 बट वी यूज यानी कन्वेनियंस वैल्यू इसकी 10 है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। अब क्वांटिटी अगर इसका चौथा लिखना चाहिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक हो गया। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। There are three types of equation of motion which are following. First equation of motion, Vf is equal to the Vi plus At. Second equation of motion, S is equal to the Vid plus 1 over 2 At square. Third equation of motion, 2As is equal to the Vf square minus Vi square हो गया। अब यहाँ आता है हमारे पास देर आर राइट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी आर गिवन बिलो। इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए नीचे दी गई हैं। अब पहली कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए, यहाँ पता क्या है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ए को आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को आपने जी के साथ रिप्लेस कर देना है और एस को आपने एच के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। एस हमारे पास डिस्टेंस है और एच हमारे पास हाइट है। वी एफ इक्वल टू द वी आई प्लस जी टी।
h is equal to the vit plus 1 over 2 gt square, 2gh is equal to the vf square minus vi square है। अब देखें यहाँ 2as था a g में और s h में, s h में a g में, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तो इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी के लिए भी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आता है राइट अजम्पशंस फॉर हाँ जी, ये एक सवाल है हमारे पास इसी का, यहाँ पर पेज नंबर 45 में, वाइल अप्लाइंग दिस इक्वेशन द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड। यहाँ 4 अजम्पशंस बनाई हुई है, मैंने इसी को थोड़ा 2 कह सकता है वो। राइट 2 अजम्पशंस फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है राइट एनी 4 अजम्पशन इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए 4 अजम्पशंस लिखें, 2 कह दे, 3 कह दे, 2 या 4 की कैटेगरी होगी, 2 मोस्टली पूछेगा। अजम्पशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, ये अजम्पशन है ग्रेविटी के लिए फॉर जो हमने लॉन्ग में की है, और ये अजम्पशन है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, वो ग्रेविटी इक्वेशंस के लिए और वो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। फोर assumptions of equations of motion are following. Motion is always considered along a straight line. Motion हमेशा, यानी अब यहाँ हवा में नहीं जाना आपने, गाड़ी रोड पे सीधी, फर्ज किया जाएगा गाड़ी हमेशा सीधी लाइन में चल रही है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी आर यूज। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होगा, डायरेक्शन नहीं यूज होगी। यानी कि वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये किस तरफ जा रही है ये नहीं यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होगा। इसका मतलब है आप इसके ऊपर डायरेक्शन लगा दें तब भी ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है। एक्सेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। अब देखें सीधी लाइन में बॉडी मूव करी, पहला हमने असम्पशंस कहा था, उस वक्त तो जब सीधी लाइन में रहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और एक्सेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। असम्पशन किया जाए एक्सेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, एक्सेशन भी यूनिफॉर्म है। द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी। अदर क्वांटिटी विच आर इन डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, और कोई भी क्वांटिटी इसी की डायरेक्शन में होगी वो भी पॉजिटिव, टाइम डिस्टेंस इसी की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। द क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, अब इसके ऑपोजिट कोई डायरेक्शन होगी उसे क्या किया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक हो गया ये बात। आपने ये 4 अजम्पशन मैंने 5 बना दिए, चौथे को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हिस्सों में, तो 1 2 3 4 5 अजम्पशन, 2 4 6 अजम्पशंस बना दिए गए हैं। इनमें से 4 याद कर लें आप, 2 तो कंपल्सरी है, 4 याद कर लें आप। लॉन्ग में आ जाए तो आपने राइट इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ डिफाइन इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट एनी 4 assumptions ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ जाएगा तो आप इसके 4 assumptions या सारे के सारे assumptions लिख दें। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। जी, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन से पहले हमारे पास यहाँ एक लास्ट टॉपिक रह गया पेज नंबर 47 में, रिलेटिविटी। ठीक हो गया। आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको बोल सकते हैं, डिफाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डिफाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी। डिफाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, डिफाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। बहरहाल दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आपके बुक के अंदर इसको क्लियरली डिफरेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि इन 1905 फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी 1905 के अंदर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 के अंदर डिफाइंड हुई थी। ठीक हो गया। अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या बात है, अकॉर्डिंग इन 1905 a famous scientist Albert Einstein proposed a theory, this theory called theory of special relativity. According to this theory, इसको लिखने का तरीका कितने आसान वर्डों में, स्पीड ऑफ लाइट इज आ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसके मुताबिक क्या था, स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी स्पीड ऑफ लाइट जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट कभी तब्दील नहीं होगी, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट उसकी जो वैल्यू है वो वही रहेगी। वो क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन ये वैल्यू इसकी स्पीड ऑफ लाइट की होती है। अब याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ होती है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिवर्सल
कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिफाइन यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट क्या होती है ये, अब ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट के मुताबिक देयर इज़ नो एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ दुनिया की कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है डैट कैन अचीव, जो हासिल कर सकती है स्पीड, ऐसी स्पीड इक्वल टू, जो इसके बराबर हो जाए, और ग्रेटर देन, और यहाँ इससे ज़्यादा हो जाए, डैट ऑफ लाइट, इस लाइट की रोशनी के बराबर हो जाए, या इससे ज़्यादा। इट्स वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसकी स्पीड ऑफ लाइट यानी इसकी वैल्यू क्या है 3 × 8, इसके बराबर ना दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जिसकी स्पीड इस स्पीड के बराबर हो जाए, ना इससे कोई बढ़ सकती है। इसको यूनिवर्सल स्पीड लिमिट क्या है दिया गया है, ये भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। कोई दुनिया की कोई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भाग ले, स्पीड इख्तियार कर ले, या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इससे आगे यानी इसके बराबर ना इसके आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा 2 पॉइंट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बता देता हूँ आपके एमसीक्यूज कौन कौन से चेंज किए गए हैं, ठीक हो गया। आप कौन कौन से चेंज यानी जो 2025 से 2026 में, चलिए मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि रिवाइज सिलेबस भी आया है, तो प्रॉपर उसको व्यू करके मैं आपको बता दूँगा। पहली आई शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको नोट्स में दिखा दिए, बता दिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस आपने करना है, डिफाइन ही डिफरेंस करना है, चाहे डिफाइन भी आए तो टेबल बनाए। गिव 5 एग्जाम्पल, मैंने 5 एग्जाम्पल यानी फॉर लिखी हुई थी, एक एक आपको कहा था और मैंने वो भी बता दी। 5 एग्जाम्पल टेबल बनाना है आपने। स्ट्रेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, हेड टू टेल रूल एडिशन ऑफ वेक्टर, ये भी हमने शॉर्ट कर लिया। Falling object near the earth have same constant acceleration, does this imply that the heavier object will falling faster than the lighter object? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, वैक्यूम में ऐसा नहीं हो सकता। वैक्यूम ऐसी खला को बोलते हैं जहाँ हवा ना हो, जहाँ ग्रेविटी ना हो, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता हल्की और भारी ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ वक्त पे पहुँचे। अब वहाँ ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटी नहीं है तो वैक्यूम के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का वजन सेम हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है वैक्यूम के अंदर कि सेम एज इट इज़ हो जाए। 2.4 था, सॉरी। व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ show how distance change with the time, show how speed change with the time. Slope of distance time graph represented speed, slope of speed time graph represent acceleration। ये डिफरेंस आपने इसी तरह से करना है, आपने डेफिनेशन नहीं लिखते, नहीं इस तरह से खूबसूरत सा आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसका स्लोप डिस्टेंस टाइम का स्पीड को जाहिर करता है, इसका स्लोप एक्सेलेरेशन को जाहिर करता है। इट मेजर द टोटल डिस्टेंस, मेजर द ऑब्जेक्ट स्पीड्स, ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करता है, और वेलोसिटी मूव करता है। ये टोटल डिस्टेंस मेजर करता है, ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, falling object. No, a heavier object will not fall faster than the lighter object in a vacuum. मैंने वैक्यूम को वर्ड को हाईलाइट कर दिया। In the absence of air resistance, हवा की गैर मौजूदगी के अंदर यानी ग्रेविटी नहीं होगी। ऑल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस यानी कि बेमाना है, सारे एक दूसरे के बराबर हैं। ऑफ देयर मासेस, एक दूसरे के बड़े छोटे नहीं हैं। विल फॉल विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखता है, ये सिलेबस में तो नहीं है, बहरहाल मैं करवा देता हूँ। 2.6 क्वेश्चन 7 और 8 हमारे पास, 2.5 तक का तो हमारे वो हो गए। बहरहाल नेक्स्ट सेक्शंस के लिए अगर यहाँ रिवाइज सिलेबस में हुआ तो मैं उसके लिए फिर भी करवा देता हूँ। The vector quantity are sometime, vector quantity को sometime written in scalar notation, not boldface. How it is direction measure, कैसे direction measure? The vector quantity are sometime written in scalar notation. The direction is indicated by using the positive और negative sign. पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो कर देता है। अगर ये +2 है तो ये शो करता है, ये जैसे नंबर लाइन ग्राफ के ऊपर
पॉजिटिव 2 है तो राइटवर्ड जा रहा है, नेगेटिव 2 है लेफ्टवर्ड जा रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर देगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है बाय यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर ड्रा करके आप इसकी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप अभी नहीं बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में जाके यूनिट वेक्टर क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। बाय एंगल फॉर्मेशन, और आपने एंगल फॉर्मेशन से भी कहा था नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ से हम डायरेक्शन से भी मेजर करते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विद, नेक्स्ट आया था अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल इट्स वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म। अगर एक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है? गिव रीजन। इसकी वेलोसिटी अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म बिकॉज बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी, दोनों मुख्तलिफ क्वांटिटी। इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, हैज चेंज वेलोसिटी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? नहीं, उसकी वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंजिंग आती रही और वेलोसिटी में चेंजिंग आती रहेगी। इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी हैव एक्सेशन, अगर क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बॉडी के अंदर एक्सेशन वन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर मूव करिए। अभी हमने कहा अगर सर्कुलर पाथ में करती हूँ, सॉरी, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेशन, एक्सेशन भी विद मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव करे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेशन व्हेन मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है तो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं होगी, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो हैज़ नो एक्सेशन इज प्रोड्यूस, एक्सेशन नहीं पैदा होगा अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं होगी। इज इट पॉसिबल, कैसा मुमकिन है, फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेशन, उसके पास एक्सेशन हो व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे? यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेशन विद व्हेन मूविंग, अगर है तो एग्जांपल दें, व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट, व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अभी पीछे इससे पीछे क्वेश्चन किया है, व्हेन अ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैव चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सेशन विल प्रोड्यूस, वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से एक्सेशन क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2.6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा नेक्स्ट इसी बुक के ऊपर। अब हमारे पास आया था 2.1, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है। ये जी क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement may or may not be equal in magnitude, explain this statement. Distance and displacement may or may not be equal in magnitude because distance, actual length between two points, shorter distance between two points होता है। अब इसमें दो कैटेगरी आती है, अगर दोनों स्ट्रेट, इफ अ बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल एज, डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, उनका दोनों एक्चुअल पाथ और शॉर्टर डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे। इफ अ बॉडी मूव इन अ कर्व पाथ के अंदर मूव करी देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे, दोनों कंडीशन वेरी करती हैं, यहाँ एग्जिस्ट हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेट को 2 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास 2.6, इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, वेलोसिटी जीरो एट एन इंस्टेंट, एक लम्हे का मिनट, बट एक्सेशन इज नॉट जीरो, इफ यस गिव एन एग्जांपल। यस, एक लम्हे के लिए ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए बट एक्सेशन जीरो ना। इट इज पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो बट इंस्टेंट टाइम बट एक्सेशन इज नॉट जीरो। फॉर एग्जाम्पल के दरमियान क्या कहता, व्हेन अ बॉल और एनी अदर बॉडी, कोई भी दूसरी चीज इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट से मैंने जब कहा था, पहला अजम्पशन हो गया ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी, टू फॉल फ्रीली इट्स इनिशियल वेलोसिटी will be taken as zero but acceleration will not be zero due to gravity की वजह से इसका acceleration जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 था काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स की टाइप्स हैं, मैकेनिक्स की सेकंड टाइप्स थर्ड चैप्टर में डायनामिक्स में मौजूद है। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। कोशिश की है मैंने आसान और सादा अल्फाजों में आपको
समझा सकूं और सिंपल और सादा नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक हो गया? अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को सीरियस लेके चलें। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।